Good morning, children. Welcome back in your SST class. Let us continue the same chapter of history, that is sixth chapter, weavers, crafts and industries. So open your books on page number 38 and start our new topic, that is India's transition to exporter of raw materials. So during the period of 1757 to 1813, the East India Company's objective was to buy maximum quantity of Indian manufactured goods at the cheapest possible price so that the substantial profit could be made by selling these goods in Britain and other European countries. तो 1757 से लेके 1813 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या थी कि वो इंडिया के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को मैक्सिमम क्वांटिटी में, ठीक है, चीपेस्ट प्राइस पे, कम से कम दाम पे इसको ले जाके सब्सिस्टेंशियल वो यूरोप, ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज़ में उसको मैक्सिमम दाम पे बेच सकें, जिससे उनको संतोषजनक प्रॉफिट हो सके, ठीक है. Then the reckless attempts to increase their purchases while forcing down the price adversely affected the traditional Indian export industry, especially the cotton textile industry. तो इनका जो प्रयास होता था कि जो हमारे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको कम से कम प्राइस में ख़रीदें और यूरोपियन कंट्रीज़ और ब्रिटेन में जाके मैक्सिमम प्राइस में बेचें, जिससे उनको प्रॉफिट हो सके ज़्यादा से ज़्यादा. इससे क्या हुआ, इसका एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ा हमारे ट्रेडिशनल इंडियन एक्सपोर्ट पे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़, स्पेशली द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे. नाउ ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द मार्केट. ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एट होम मीन्स इन ब्रिटेन imposed tariffs and bans on the import of Indian textile. तो जो ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी होम में, मतलब इन ब्रिटेन, उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे टैरिफ्स और बैन्स लगा दिए. टैरिफ क्या था, सीमा का जो शुल्क लगता है, कस्टम्स ड्यूटी टैक्स जिसको मैंने आपको बताया था, वही है. टैरिफ्स और बैन्स लग गए किस पे, इंपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, मतलब इंडिया के बने हुए जो कपड़े थे वो फॉरेन कंट्री में जाएं, इस पे बहुत सारे कस्टम्स ड्यूटी टैक्स लग गए बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे पे तो बैन ही लग गया. When the Charter Act of 1813 opened the Indian market for other traders also, more machine-made goods entered the Indian market. तो जब चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ओपन किया इंडियन मार्केट को अदर ट्रेडर्स के लिए भी, तो और भी ज़्यादा मशीन मेड जो गुड्स थे वो इंडियन मार्केट में एंटर हुए, ठीक है. क्यों? क्योंकि उन्हें मार्केट चाहिए होता था अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को सेल करने के लिए. सिमिलरली ब्रिटेन हैड कंट्रोल्ड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन सिल्क एंड प्रिंटेड कैलिकोज टू ब्रिटेन बाय इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इट्स सेल इन ब्रिटेन. ठीक उसी प्रकार से ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया का जो सिल्क था वो काफ़ी फेमस था, और प्रिंटेड कैलिकोज, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कैलिकोज क्या है. कैलिकोज जो हैं वो छपे हुए मोटे सूती के कपड़े हैं जो हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते थे. तो इंडिया का जो सिल्क था और प्रिंटेड कैलिकोज थे, छपे हुए जो कपड़े थे सूती के मोटे वाले, इन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हैवी कस्टम्स ड्यूटी लगा दी थी उनके सेल पे ब्रिटेन में. तो इससे क्या हो गया था, इनका दाम जो है और महंगा हो गया था, और सब लोग इसको ख़रीद नहीं पा रहे थे, तो इनकी जो डिमांड थी मार्केट में कम हो गई. फर्दर द ईस्ट इंडिया कंपनी विच हैड ए मोनोपोली ऑन ट्रेड विद इंडिया itself became the focus of attack from traders in Britain. तो इसके अतिरिक्त जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिनका एक तरफा अधिकार था इंडिया के साथ ट्रेड पे, वो खुद ही क्या बन गई, फोकस ऑफ अटैक. ये क्या बन गई, खुद ही फोकस ऑफ अटैक बन गई फ्रॉम ट्रेडर्स इन ब्रिटेन. जो ब्रिटेन के ट्रेडर्स थे
उन्हीं का फोकस ऑफ अटैक बन गई ब्रिटेन में, हु हैड बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग ए शेयर इन इंडियन ट्रेड, और इन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया, हटा दिया गया इंडियन ट्रेड में, उनका शेयर से उनको हटा दिया गया। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वाज अ शिफ्ट इन द इंडियन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू प्राइमरी प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद एक शिफ्ट हुआ। क्या शिफ्ट हुआ? इंडिया से पहले क्या एक्सपोर्ट होता था? इंडिया के कपड़े, इंडिया का सिल्क, है ना, मतलब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब उनके यहाँ बहुत सारी खुद की इंडस्ट्रीज स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने क्या किया, अब उन्हें इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड गुड नहीं चाहिए, अब उन्हें प्राइमरी प्रोडक्ट चाहिए, जिसे हम रॉ मटेरियल्स भी कह सकते हैं। मतलब उनकी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स चाहिए इन द अर्ली 19th सेंचुरी। So this development was accompanied by an increase in the export of British manufactured goods to India। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड गुड ब्रिटेन में नहीं जाएगा, अब ब्रिटेन का मैन्युफैक्चर्ड गुड जो है वो इंडिया में आएगा सेल के लिए। इन अदर वर्ड्स द रॉ मटेरियल्स वाज टेकन टू ब्रिटेन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन जाएगा और जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो इंडिया में आएगा बिक्री के लिए। नाउ 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। So the decline of traditional industries in India was considered by the British officials as the part of process of modernization as it had happened in the West। तो ये जो डिक्लाइन हुई थी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इंडिया की, उसको ब्रिटिश के ऑफिशियल्स ने क्या कहा कि ये मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस का एक पार्ट है, क्योंकि ये जो है जो कि वेस्ट में भी हुआ है। तो इन इंडिया द सफरिंग कॉज्ड बाय द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज सून अकम्प्लीड बाय ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट। तो इंग्लैंड में क्या हुआ था, ये जो सफरिंग हुई थी, किससे सफरिंग हुई थी? जो हैंडीक्राफ्ट का डिक्लाइन हुआ था। मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, सारी चीज़ें मशीन से होने लग गई, मशीन के बने हुए कपड़े लोग यूज़ करने लगे, तो हैंडीक्राफ्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया। उससे जो सफरिंग हुई वो बहुत जल्द उसकी भरपाई हो गई। कैसे? क्योंकि जो इंडस्ट्री सेटअप हुई थी उसमें एम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिल गई ना लोगों को, तो वो जल्दी से उसकी भरपाई हो गई और उनको थोड़ी बहुत उनकी इनकम होने लग गई। ठीक है, तो ये, और उसमें भी इंडस्ट्री के जो ऑनर्स थे वो ज़्यादा प्रॉफिट लेते थे और लेबरर से ज़्यादा काम करा के कम पैसे देते थे। इन कॉलोनियल इंडिया द आर्टिशंस वेयर मेड टू बियर द बर्डन ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री 6000 माइल्स अवे सिंस द ग्रोथ ऑफ द इंडियन फैक्ट्रीज वेयर नॉन एग्जिस्टेंट बिफोर द 1850 एंड 1860 एंड पेनफुली स्लो इवन ऑन आफ्टरवर्ड्स। तो कॉलोनियल कंट्री जैसे इंडिया, ठीक है, वहाँ के जो आर्टिशंस थे वो क्या झेल रहे थे? वो बर्डन झेल रहे थे, वो बोझ झेल रहे थे डेवलपमेंट का, जो कि हमारे कंट्री से 6000 मील दूर कंट्रीज़ में डेवलपमेंट हुआ और उसका बोझ हमारे देश के आर्टिशंस झेल रहे थे। क्योंकि जो ग्रोथ था इंडियन फैक्ट्री का, इंडिया में तो जो फैक्ट्री थी उनका कोई ग्रोथ नहीं हुआ था 1850 से 1860 तक। और इतना ही नहीं, दुख की बात तो ये है कि 1860s के बाद भी इंडिया में फैक्ट्री का जो ग्रोथ था वो बहुत ही स्लो था। द ओनली चॉइस लेफ्ट फॉर क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिशंस वाज टू टर्न टू एग्रीकल्चर। तो जो इंडिया के क्राफ्ट्समैन थे और आर्टिशंस थे, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो था एग्रीकल्चर का, खेती में लौटना। द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल क्राफ्ट broke up and the union between agriculture and domestic industry in the countryside, and this in turn led to the destruction of self-sufficient village economy। तो जो डिस्ट्रक्शन हो गया था रूरल क्राफ्ट का, उसने ब्रेकअप कर दिया। क्या ब्रेकअप कर दिया? जो यूनियन था बिटवीन एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल्स मिलते थे और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ में उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनता था। तो ये जो कनेक्शन था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच का वो ब्रेक हो गया हमारे कंट्री साइड में, और इसके बदले क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी। हमारी जो गांव की इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी, वो क्या हो गई? अब डिस्ट्रॉय हो गई।
Peasants who had supplemented their income by part-time spinning and weaving now had to rely overwhelmingly on cultivation. वो किसान जो अपने खाली समय में पार्ट टाइम बिजनेस के रूप में वो स्पिनिंग करते थे, वीविंग करते थे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा लेते थे, अब उन्हें घूम फिर के उसी कल्टीवेशन पर डिपेंड होना पड़ रहा है. तो हंड्रेड्स ऑफ रूरल आर्टिशंस लॉस्ट देयर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड बिकेम एग्रीकल्चरल लेबरर्स. तो हंड्रेड्स ऑफ रूरल आर्टिशंस जो थे वो अपना ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या किए थे, लॉस कर दिए थे, उनका ख़त्म हो गया था और उन्हें सबके पास ज़मीन तो थी नहीं, तो वो एग्रीकल्चर में लेबर के रूप में काम करने लगे थे. दिस इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर वॉज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल. ये जो इंक्रीजिंग प्रेशर था, जो दबाव था एग्रीकल्चर पे, मतलब उनका जो ये था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ वो सब तो ख़त्म हो गई है, उनका आर्ट एंड क्राफ्ट सब डिक्लाइन हो गया, तो उनको घूम फिर के एग्रीकल्चर पे डिपेंड होना पड़ रहा है. तो ये जो एग्रीकल्चर पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ये भी एक कारण था कि ब्रिटिश रूल में इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी, इतनी गरीबी क्यों आ गई थी. Let us take a closer look at the impact of the colonial economic policies on the Indian textile industry. Now, textile industry, condition of the textile industry in pre-colonial economy, मतलब इंडिया की कॉलोनी बनने से पहले की कंडीशन. फ्रॉम द मेडिवल टाइम्स टिल द 19th century, India's skilled weavers had been making use of the loom for weaving clothes and the spinning wheel or the charkha for spinning cotton and yarn. तो मेडिवल पीरियड से लेके, मेडिवल टाइम से लेके 19th century तक इंडिया के जो भी स्किल्ड वीवर्स थे वो क्या करते थे, लूम को यूज़ करते थे कपड़े बनाने के लिए, और स्पिनिंग व्हील या चरखा को यूज़ करते थे यार्न, मतलब जो कॉटन से धागे होते हैं उनको बनाते थे. तो स्पिनर्स जो है जाके उसको यार्न को वीवर्स के पास बेच देते थे, इससे उनको कुछ इनकम हो जाती थी. वीवर्स लिव्ड इन वीविंग विलेजेस. जो वीवर्स थे वो वीविंग विलेजेस, उनका एक गांव होता था, उसमें वो रहते थे और उनकी एक खुद की कम्युनिटी थी जो ये कपड़े बुनने का ही काम करते थे. बिकॉज इट हेल्प देम टू बार्गेन बेटर विद द मर्चेंट्स एंड लेटर विद द कंपनी. तो वो क्या करते थे, अपने मर्चेंट से और बाद में कंपनी के ऑफिशियल से बार्गेनिंग कर लेते थे. मोस्ट वीवर्स ओन्ड and worked in one loom but some could own two. कुछ जो वीवर्स थे उनके पास एक ही लूम था, कुछ के पास 2 या 5 लूम्स थे. हेड वीवर्स जो थे वो क्या करते थे, अपने विलेज को फॉरेन एजेंट्स के सामने रिप्रेजेंट करते थे वीविंग विलेजेस के रूप में. इंडिगो था, मैडर था, टर्मेरिक है और सेफ्लॉर है. ये दे वेयर मोस्ट कॉमन प्लांट्स यूज टू डाई क्लोथ्स. ये क्या थे, मोस्ट कॉमन प्लांट्स थे जो क्लोथ्स को डाई करने के लिए यूज़ होते थे. द हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स ऑफ द इंडियन वीवर्स एंड द लो प्रोडक्शन कॉस्ट गेव कंपटीशन टू द यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स. तो जो यहाँ के जो हाईली स्पेशलाइज्ड इंडियन वीवर्स थे, कपड़ा बुनने वाले, और जो लो प्रोडक्शन कॉस्ट गेव कंपटीशन, और जो प्रोडक्शन होता था वो भी कम होता था क्योंकि यहाँ के जो वीवर्स थे वो कपड़े लूम से बनाते थे ना कि मशीन से. और यूरोप में क्या था, ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता था वो मशीन से होती थी. तो इसमें ये जो ब्रिटेन में क्या था, फ्लाइंग शटल था, स्पिनिंग जेनी था और स्टीम इंजन, इस सब का यूज़ करते थे और उनका कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन होता था. वाइल ब्रिटेन रिप्ड एडवांटेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ब्रिटेन को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का काफ़ी एडवांटेज मिला. इंडियन टेक्सटाइल सफ़र ड्यू टू लॉस ऑफ देयर यूरोपियन मार्केट. इंडियन टेक्सटाइल को सफ़र करना पड़ा क्योंकि उनका जो यूरोपियन मार्केट था वो लॉस हो गया था क्योंकि यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था. हाथ के बने हुए कपड़े और मशीन के कपड़े में बहुत डिफरेंस था. तो हमारे जो वीवर्स थे वो फॉरेन मार्केट को बीट नहीं कर पा रहे थे. नाउ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्री अंडर द ब्रिटिश. आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ अदर यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया and the rise of the East India Company as a military and political power, the British began to use their monopoly to influence the market to
देयर ओन एडवांटेज। तो जितने भी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई उनको हटाने के बाद जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर के रूप में इस्टेब्लिश किए और उनका जो एक तरफा अधिकार था, ठीक है, हमारे मार्केट पे, उसका उन्हें फ़ायदा मिला। अंडर द कंपनीज रूल द मैसिव टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विच वर्क टुगेदर ए स्मूथ चेन ऑफ पीजेंट्स कल्टिवेशन। तो कंपनी के रूल में जो हमारे मैसिव टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी वो वर्क करती थी, एक स्मूथ चेन था पीजेंट्स का, कल्टीवेटर्स का, लोकल मार्केट का, डोमेस्टिक स्पिनर्स थे, होम बेस्ड वीवर्स थे, वो उसको उन्होंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इन द लास्ट 3 डिकेड्स ऑफ द 18th century द ईस्ट इंडिया In the last 3 decades of the 18th century, the English reduced the prices paid to the native artisans in the country to reap high profits from sales in the European market. 18th century के लास्ट 3 डिकेड्स में इंग्लिश ने क्या किया, इन लोगों ने जो हमारे नेटिव आर्टिशंस थे उनसे जो भी ये गुड्स खरीदते थे उसका प्राइस बहुत ही कम कर दिए ताकि यूरोप मार्केट में जाके इनको ये हाई प्राइस में बेच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। अनदर ऑपरेसिव प्रैक्टिस वाज द मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन। दूसरी मतलब दबदबा बनाने वाली जो उनकी प्रक्रिया थी वो थी उनका मनमाना दाम। हमारे रॉ कॉटन पे वो अपना मनमाना दाम फिक्स करते थे और वही हमारे मतलब पीजेंट्स को देते थे वो। बंगाल फॉर एग्जांपल रिसीव द फाइनर वैरायटीज ऑफ कॉटन फ्रॉम द डेक्कन। उदाहरण के लिए बंगाल को डेक्कन से अच्छी वैरायटी कॉटन मिलता था। तो ब्रिटिश के जो ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे, डेक्कन से कॉटन खरीदते थे, ज़्यादा कॉटन कम दाम में, और उसको लाके बंगाल के वीवर्स को उसको ज़्यादा दाम में बेचते थे। इतना ही नहीं, कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया थी उस पर अलग अलग स्टेज पर टैक्स लगता था। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप coupled with high import duties and other restrictions imposed in the Indian goods in Britain and other European countries during the 18th and 19th century wiped out the market for Indian artisans in Europe। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम यूरोप में क्या था कि हमारा जो इंडियन गुड्स जाता था यूरोप मार्केट में उस पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दिए थे और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस। हमारा गुड्स जो ब्रिटेन में जाता था या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी, इससे क्या हुआ था, इट वाइप्ड आउट द मार्केट फॉर इंडियन आर्टिसंस इन यूरोप। तो इंडियन आर्टिसंस यूरोप से बाहर हो गए। द मास प्रोडक्शन इन द न्यू English factories made it impossible for the Indian artisan products to compete with the factory products। तो जो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था जो ब्रिटेन में क्या थी, जो इंडस्ट्रीज़ थी उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था और हमारे जो इंडियन आर्टिसंस थे वो उसको बीट कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। Till 1813, Indian industry, especially the textile industry, was adversely affected by 2 ways। 1813 तक जो इंडियन इंडस्ट्री थी, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो 2 तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। फर्स्ट है, द कंपनी रिड्यूस द वीवर्स टू द स्टेटस ऑफ इंडर्टेड लेबरर बाय फोर्सिंग देम टू टेक एन एडवांस फ्रॉम द कंपनी। तो जो कंपनी थी उन्होंने जो वीवर्स थे हमारे उनका स्टेटस क्या किया था, एक इंटेंडेड लेबर मतलब एक बंधुआ मजदूर का, और उनको फोर्स करते थे कि आप कंपनी से एडवांस लीजिए। तो 1989 में एग्जाम्पल के लिए जो वीवर्स थे उनको फोर्स किया गया कि आप पेनल्टी दीजिए 35% यदि आप एडवांस लिए हैं और समय पे आप मतलब जो गुड्स है उसकी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 35% पेनल्टी देनी पड़ेगी, और वो एडवांस पे वो ज़बरदस्ती बाई फोर्स लेवाते थे उनसे। सेकंड, द ब्रिटिश पार्लियामेंट इम्पोज्ड एन इंक्रीज्ड कंसोलिडेटेड ड्यूटी ऑन कंजप्शन ऑफ कैलिकोज एंड मुस्लिन्स इन ब्रिटेन। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने जो कस्टम्स ड्यूटी टैक्स था, मतलब जो इंडिया का गुड्स जो ब्रिटेन में जाता था, मतलब यूरोपियन मार्केट्स में जाता था, उस पर कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दी गई थी
कैलिकोस मतलब अभी आपको मैंने बताया था, प्रिंटेड मोटे जो सूती कपड़े थे उस पे, और मुस्लिम्स यानी मलमल के कपड़ों पे ब्रिटेन गवर्नमेंट ने कस्टम्स ड्यूटी टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। मूव ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 40। ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी कॉलोनियल economic policy, India was reduced almost totally to the status of exporter of raw materials, of raw and processed agricultural goods. इस तरह से डिस्क्रिमिनेटरी कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इंडिया का स्टेटस घट के पूरी तरह से इंडिया एक एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल या एग्रीकल्चरल गुड्स बन गया था। इंडिया चीज्ड बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन क्लॉथ एंड बिकेम एन इम्पोर्टर ऑफ cotton and yarn, while England stopped importing cloth from India. अब इंडिया क्या करते थे, कॉटन के जो क्लोथ्स हैं और एक्सपोर्टर हो गए ये कॉटन क्लोथ्स के, और बिकेम एन इम्पोर्टर ऑफ कॉटन एंड यार्न, ये इम्पोर्टर हो गए कॉटन और यार्न के। और इंग्लैंड ने क्या किया, स्टॉप इम्पोर्टिंग क्लोथ फ्रॉम इंडिया। अब इंग्लैंड इंडिया से क्लोथ्स का इंपोर्ट ख़त्म कर दिए थे क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कस्टम्स ड्यूटी लग रही थी। फ्रॉम द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 19th century देयर वाज एन इंक्रीज इन द इम्पोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्स। तो जो 19th century के अर्ली डिकेड्स में एक इंक्रीज थी इन द इम्पोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्स, इंडस्ट्री के जो मैन्युफैक्चर्स थे उसमें इंक्रीज़ हुई, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, और एग्रीकल्चरल गुड्स जो इंडिया से जा रहा था उसमें भी इंक्रीज़ हुई। द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इन इंडिया वॉज दैट द डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट टुक प्लेस विदाउट द comprehensive developments of the modern industry. So that's all for today. Thank you.